Hey guys, welcome to Bharti Biology, and this is the another video from cell signaling. This video is beneficial for CSIR bar DBT, ICAR and GATE aspirant. तो हमने पिछली वीडियो के अंदर सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा था, उनके कुछ बेसिक्स और उसके टाइप्स पढ़े थे, और फिर हमने रिसेप्टर का पढ़ा था। रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, और फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर जैसे इसका नेम डिनोट कर रहा है, वो क्या मेंशन कर रहा है कि सेल का स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर ऊपर कौन सा प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली वो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो वाटर लविंग है, क्योंकि वही रिसेप्टर ऐसे ही लाइगेंड से बाइंड करेगा जो वाटर लविंग होगा। तो ऑल हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज वेल एज कुछ जो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और फिर वो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जाएंगे, और फिर वहाँ पर वो सिग्नल कैस्केड स्टार्ट करेंगे। तो जो इसके टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? GPCR, आयन चैनल रिसेप्टर और एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, और इनके बारे में हमने बहुत वास्ट स्टडी करनी है। GPCR एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने वाला रिसेप्टर है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भर के क्वेश्चंस आते हैं, और हमें ये बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर से जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा चैनल जो आयंस को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो लाइगेंड है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे वो अपने लाइगेंड से अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो देर इज़ अ स्मॉल कन्फर्मेशन चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर कन्फर्मेशन चेंज होगी, और फिर क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाएगा, और वो अलाउ करेगा कि जो आयंस हैं वो उसके अंदर से जा सकते हैं। ठीक है, तो इट आयन चैनल क्या होगा? इट्स बाइंड अ लाइगेंड एंड ओपन अ चैनल थ्रू द मेम्ब्रेन दैट अलाउज स्पेसिफिक आयन टू पास थ्रू व्हेन अ लाइगेंड बाइंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ द चैनल के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे जब बाइंड करेगा, देर इज अ कॉन्फर्मेशन चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट अलाउ आयन सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन टू पास। न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, वो लाइगेंड की तरह काम करते हैं, और जो आयन चैनल है वो इसका जो पोर है वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ओपन रहता है, फिर उसके बाद जैसे ही लाइगेंड इससे डिसोसिएट हो जाता है तो ये चैनल जो ये रिसेप्टर जो है वो बंद हो जाता है, मतलब चैनल बंद हो जाता है और रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो जाता है। फिर अनदर लाइगेंड आएगा, वो उससे बाइंड होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, चैनल ओपन होगा, उसके अंदर से आयंस ट्रांसफ़र होंगे और फिर वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज़ ए रिसेप्टर लिंक टू कैटायन चैनल। ये इसका एक एग्जांपल है, और हमें सब रिसेप्टर्स के बारे में सब पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके लाइगेंड कौन कौन से हैं, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और जो GPCR है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो ये अल्फा हेलिक्स डोमेन से मिलकर बनता है, और इसमें क्या होता है कि ये 7 बार मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले जो इसका एंड टर्मिनल है वो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन C टर्मिनल प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि GPCR काम कैसे करता है। तो जो GPCR है वो उसके अंदर एक G प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और G प्रोटीन हेट्रोट्रायमेरिक होता है, उसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों सब यूनिट प्रेजेंट होती है। तो जब 3 सब यूनिट रिसेप्टर के साथ प्रेजेंट है तो वो एक इनएक्टिव स्टेट है, और उसके साथ में GDP प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि GPCR के अंदर G प्रोटीन है, और G प्रोटीन अल्फा, बीटा, गामा सब यूनिट उससे बाइंड है, और गामा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट के साथ GDP मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन जब GDP मॉलिक्यूल उसके साथ प्रेजेंट होगा तो जो G प्रोटीन है वो इनएक्टिव स्टेट में होगा, बट व्हेन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड देन रिसेप्टर बिकम्स एक्टिवेटेड बाय GDP इज रिप्लेस्ड बाय GTP मॉलिक्यूल। ओके, जैसे लाइगेंड आया, रिसेप्टर के साथ अल्फा सब यूनिट जो थी
मतलब रिसेप्टर में जो अल्फा सब यूनिट थी वो जीटीपी मॉलिक्यूल से बाइंड होकर एक मोनोमर स्ट्रक्चर बनाता है, और जो बीटा और गामा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होती है, और जो बीटा सब यूनिट है वो गामा सब यूनिट के साथ बाइंड होती है, और वो क्या बनाती है, वो डायमर बनाती है। क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि गामा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होती है या बीटा, तो आंसर है कि गामा सब यूनिट और अल्फा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होती है। गामा जीटीपी से बाइंड होकर मोनोमर स्ट्रक्चर बनाती है, और जो बीटा और गामा है वो डायमर स्ट्रक्चर बनाती है, और वो एक्टिव कब होती है, जब उसके साथ जीटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक जीटीपी मॉलिक्यूल्स जो है, जीटीपी जो है वो जीडीपी के साथ बाइंड है और वो इनएक्टिव स्टेट में है क्योंकि वहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। बट व्हेन जीईएफ ग्वाइनाइल एक्सचेंज फैक्टर जैसे ही आता है तो जीडीपी जो है वो जीटीपी से रिप्लेस हो जाता है और एक्टिव जी प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर जीडीपी की जगह जीटीपी आ चुका है और प्रेजेंट सिग्नल का वहाँ पर प्रेजेंट होता है। मतलब अगर सिग्नल का प्रेजेंस का मतलब कि लाइगेंड प्रेजेंट है, तो जी प्रोटीन वर्कड एज अ स्विच टर्न ऑफ और ऑन कंडीशन के अंदर वो काम करता है। मतलब जैसे ही अगर लाइगेंड वहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ पर वो ऑन होगा, लेकिन अगर लाइगेंड प्रेजेंट नहीं है तो वो टर्न ऑफ कंडीशन होगी, और टर्न ऑफ कंडीशन के अंदर जीडीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो जी प्रोटीन के बारे में हम थोड़ी सी समरी देखेंगे कि जी प्रोटीन हेट्रोट्राइमेरिक कंडीशन में मिलता है साइटोसोलिक साइड में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर से लिंक होता है। अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। जो अल्फा सब यूनिट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होती है और उसके पास जीटीपीज एक्टिविटी है। जीडीपीज एक्टिविटी का मतलब कि वहाँ पर जीटीपी भी बाउंड हो सकता है, जीडीपी भी बाउंड हो सकता है, लेकिन जब जीडीपी बाउंड होगा तो वो इनएक्टिव है और जीटीपी बाउंड होगा तो वो एक्टिव है। नेक्स्ट है बीटा सब यूनिट। ठीक है, बीटा सब यूनिट गामा सब यूनिट से बाइंड होती है। जो गामा सब यूनिट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होती है। ओके, जो बीटा और गामा जो है वो डायमर बनाता है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या होगा। जैसे लाइगेंड उससे बाइंड होता है जी प्रोटीन के साथ, रिसेप्टर के साथ, तो कॉन्फर्मेशन चेंज होता है, जीडीपी से जीटीपी रिप्लेस हो जाता है और जीपीसीआर जो है वो ऑन कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ जी अल्फा सब यूनिट फ्रॉम जी बीटा गामा से डिसोसिएशन होती है और जी अल्फा जी बीटा गामा दोनों एक्टिवेट होकर मोनोमर और डायमर वाली कंडीशन बना के और जो सिग्नलिंग कैस्केड है वो वो स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जीपीसीआर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर। काफ़ी एग्जाम्स के अंदर, मतलब एटलीस्ट बार्क डीबीटी और गेट सब में ये क्वेश्चन आता है। जीपीसीआर से मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है और काफ़ी बार इसके अंदर जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि वो कैसे एक्टिवेट है, क्या कंडीशन है। तो ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार दिमाग में बिठाने वाली बात है और थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो ये बहुत ईजिली हमें समझ आ जाएगा। उसके बाद जी प्रोटीन के टाइप्स कितने हैं, तो जी प्रोटीन के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है, कई बार पीएचडी एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके फंक्शन याद करने हैं। तो जी एस स्टिमुलेटरी अल्फा जो एक्टिवेट करेगा, मतलब किसको एक्टिवेट करेगा, एडिनाइल साइक्लेज, एनहांस करेगा साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन। अब साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन हम साइक्लिक एएमपी पाथवे आगे रीड करेंगे, बहुत अच्छे से हमें ये करना है। जी क्यू अल्फा एक्टिवेट करेगा पीएलसी को, इसका भी एक पाथवे है, वो भी हम पढ़ेंगे। जब हम ये पाथवे पढ़ेंगे तो जी के साथ वहाँ पर क्यू लगेगा। ठीक है, जी इनहिबिटरी, आई इनहिबिटरी जो इनहिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को और डू नॉट अलाउ साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन नहीं करता। नेक्स्ट है ट्रांसडक्ट ड्यूसिन, तो जो एक्टिवेट करता है विजन सिस्टम को। ठीक है, इसका ये सारे के सारे जो पाथवेज इसके अंदर दे रखे हैं ये सब हमने 1 बाय 1 स्टडी करने हैं, क्योंकि ये हमारे CSIR के सिलेबस के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर ऐसे डेफिनेशन तो पेपर में कभी नहीं पूछी जाती, बट इसका एग्जाम्पल ज़रूर पूछे जाते हैं और वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। एटलीस्ट 10 में से 10 सालों में से कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है या इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो जो प्राइमरी मैसेंजर है
वो क्या होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, लाइगेंड हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकता है, और पेप्टाइड हार्मोन या पेप्टाइड मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वो प्राइमरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होगा? सेकेंडरी मैसेंजर हमेशा और हमेशा प्राइमरी मैसेंजर के बाद बनता है, क्योंकि पहले फर्स्ट आता है तभी तो सेकेंड आता है ना। तो प्राइमरी हमेशा इनिशिएटिव रहेगा और सेकेंडरी बाद में रहेगा। तो सिग्नल कैस्केड, जब कोई लाइगेंड आता है, मतलब प्राइमरी हार्मोन आएगा, प्राइमरी मैसेंजर आएगा, तो वहाँ पर सिग्नलिंग कैस्केड बन जाएगी। उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सेकेंडरी मैसेंजर होगा। वो इंट्रासेलुलर होगा, हमेशा सेल के अंदर रिलीज होगा, और सेल के अंदर होगा रिलीज, और फिर वो सेल के बाहर चला जाएगा, एक्सपोजर्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। तो इसके एग्जाम्पल है साइक्लिक EMP, साइक्लिक GMP, IP3, डैग और कैल्शियम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स घोट के पीने हैं, बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत बहुत अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है कुछ एंजाइम्स। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हमने नाम तो बहुत बार सुने होते हैं, बट हम इनमें कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, और पर्टिकुलरली हमें इनके फंक्शनिंग भी नहीं अच्छे से लर्न होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज मतलब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, जो एंजाइम रिमूव करता है फॉस्फेट, डीफॉस्फोराइलेज। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेज। काइनेज हम हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें ATP की प्रोडक्शन करनी होती है। जैसे कि हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हेक्सोकाइनेज पढ़ते हैं, तो वहाँ पर काइनेज आता है, क्योंकि हेक्सोकाइनेज वहाँ पर काइनेज का यूज़ होता है। मतलब जहाँ पर हम ATP की प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जहाँ पर हम ATP का रिडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर हम ATP की प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर काइनेज मॉलिक्यूल आता है। फिर है नेक्स्ट फोस्फोडाइस्टरेज। फोस्फोडाइस्टर तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जब हम साइक्लिक EMP पाथवे पढ़ेंगे, तो वो एक एंजाइम क्या होता है जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होती है वो हमारी साइक्लिक EMP, साइक्लिक GMP, इन सब में प्रेजेंट होती है, जो साइक्लिक मॉलिक्यूल से डायरेक्ट सिंपल मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे कि साइक्लिक EMP टू AMP, साइक्लिक GMP टू GMP। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेज, एक ऐसा एंजाइम जो ऐड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। ओके, तो ये 4 एंजाइम्स हैं, और ये मतलब हमें पता होना चाहिए, कभी नेम से क्वेश्चन नहीं आता, बट ये एंजाइम ऐसे हैं जब हम ड्यूरिंग पाथवे, हम जब इन पाथवे को लिखते हैं, हम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं, तब हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हमें जब ये चारों का डेफिनेशन और डिफरेंस पता होगा, तब बड़े अच्छे से किसी भी पाथवे के अंदर हमें पता है कि फॉस्फेट का रिमूव करना है, ऐड करना है, क्या बनाना है, तो बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये चैनल मैंने नया ही बनाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इसके थ्रू बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं 1 बाय 1 डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। सेल सिग्नलिंग 4th यूनिट मैंने स्टार्ट की हुई है, तो मैं डेली ही वीडियो एक अपलोड करती हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फॉर मोर वीडियोज़, लिंक्स एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जॉइन द टेलीग्राम चैनल भारती बायोलॉजी ऐप। थैंक यू सो मच।